चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। एएस पेपर 2 वर्कशॉप, ठीक है। और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली यूज करेंगे डिफरेंट पास्ट पेपर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा कि आपके पास क्वेश्चंस किस किस फॉर्मेट में आने वाला है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, वो आपको जो कोर एरियाज हैं आपके प्रिपेयर होने चाहिए। नंबर वन इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी पेपर 2 का क्वेश्चन आए और पर्सपेक्टिव्स ना आए उसमें, ठीक है। इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली या फैमिली डाइवर्सिटी, ठीक है। ये वाला एरिया आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास जेंडर रोल्स, जेंडर इक्वालिटी वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें से भी सवाल आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट है आपके पास, वो है एज, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज रिलेटेड क्वेश्चन। एज में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है चाइल्डहुड, ठीक है जी। इस चीज को आपने प्रिपेयर करना है, आपके ये टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे, इंशाल्लाह ताला अच्छे से मामला हो जाएगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, पर्सपेक्टिव्स और फैमिली डाइवर्सिटी ये वो दो टॉपिक्स हैं, या तो 10 और 6 मार्क में क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में लाजमी इनमें से क्वेश्चन आएगा। ये मैं आपको अभी बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम 10 और 6 मार्क का कहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 या 5 वाला जो क्वेश्चन होता है, इनमें से लाजमी इसमें से सवाल आएगा। या आपने छोड़ के नहीं जाना। लेकिन जैसे मैंने आपको पेपर 1 में कहा था सोशल आइडेंटिटी छोड़ के मत जाना, वैसे इसमें बोल रहा हूँ ये दो टॉपिक छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यानी कि मिनिमम 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें। 26 मार्क का मेजर चांस 26 मार्क का है। 26 मार्क अगर नहीं आता है तो 10 और 6 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और अब अगर हम इस चीज को लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है, पेपर 2 में 3.1 है, पर्सपेक्टिव्स है जिसमें 26 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें लॉस ऑफ फंक्शंस की बात होती है, कंसेंसस वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट प्रोस्पेक्ट की बात होती है। कंसेंसस वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कंसेंसस का मतलब है आपका फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज, इसका मतलब ट्रेडिशनल वर्सेस डाइवर्सिटी की बात है, ठीक है। याद रखिएगा, आपकी न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट कहाँ से मिलती है? न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट मिलती है आपके न्यू राइट से, फंक्शनलिस्ट से, ठीक है। और डाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है आपके पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म से, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ये हमने 3.1 और 3.2 को डिस्कस कर लिया। फिर फैमिली रोल्स एंड चेंजिंग रिलेशनशिप में आपके पास जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी की बात आती है कि भाई फंक्शनिस्ट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। और फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट जो हैं वो इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। एज इन फैमिली में अगेंस्ट 26 मार्कर चाइल्डहुड में से आता है। ये देखिए, ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं 26 मार्कर के हवाले से, आपकी ये 26 मार्कर रेडी होनी चाहिए, ठीक है। सही है, 26 मार्कर आपके इस हवाले से 100% रेडी होने चाहिए, मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है। एज इन फैमिली लाइफ के हवाले से अब आगे आते हैं, ठीक है। अब जरा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साथ साथ लेके चलते हैं हमारे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिकल रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली एंड द फैम की बात की जाती है तो सबसे पहले हम फंक्शनलिस्ट अकाउंट्स की बात करते हैं। फंक्शनलिस्ट में हमारे पास ये पर्टिकुलर थ्योरिस्ट आ जाते हैं, सही है। कौन कौन से? मर्डॉक, पार्सन एंड बेल्स, पार्सन एंड गोडे, फ्लेचर एंड हॉर्बेट्स, ठीक है। और मर्डॉक ने डेफिनेशन ऑफ द फैमिली कही थी। डेफिनेशन ऑफ द फैमिली का मतलब है एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस लिविंग टुगेदर, हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, हैविंग किड्स, ओन और अडॉप्टेड। ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है? फैमिली की डेफिनेशन हर जगह पे यूज हो सकती है। मर्डॉक ने 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे किया था, जिसमें इसने कहा था द न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग एज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म, और अदर फैमिली स्ट्रक्चर्स आर कंपाउंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि उसने ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा मर्डॉक ने फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स बिल्ड किए थे, जिसमें उसने कहा था फैमिली के 4 फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसके अंदर आपका सेक्सुअल कंट्रोल आ जाता है, सोशलाइजेशन आ जाता है, इकोनॉमिक प्रोविजन आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है। तो ये मर्डॉक ने ये 3 एलिमेंट्स हैं जो हमने यूज कर सकते हैं।
मर्डॉक का बेटा 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे जो था, Murdoch surveyed the 250 human societies and he argued that the nuclear family is a dominant family setting as a sole prevailing form or other family structures are compounded from nuclear family. ठीक है, अब जिसके अंदर हमारे पास अगर हम बात कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली की बात की जा सकती है, न्यूक्लियर फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो क्या होता है, मर्डॉक ने इसके फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स की बात की भी है, ठीक है। अगेन हमारे पास फिर मार्क्सिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। पार्सन एंड बेल्स ने क्या कहा था, फैमिली के दो कोर फंक्शंस की बात की थी पार्सन एंड बेल्स ने। पार्सन एंड बेल्स ने कहा था कि भाई फैमिली के देयर आर टू अनअवॉइडेबल फंक्शंस और इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ द फैमिली। ले एक था सोशलाइजेशन और दूसरा था स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी, जिसकी बात की गई, ठीक है। पार्सन एंड गोडे ने हमारे पास क्या दिया था, पार्सन एंड गोडे ने हमें फिर थीसिस दिया था जिसमें उन्होंने कहा था प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली होती है और जो न्यूक्लियर जो मॉडर्न सोसाइटीज में न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज होती है, ठीक है। फिर फ्लेचर ने क्या कहा था, कोर और पेरिफेरल फंक्शंस की बात की थी फ्लेचर ने, ठीक है। फिर हॉर्विट्ज ने माइक्रो टू मैक्रो रोल की बात की थी। फैमिली फैमिली क्या करती है, आपको प्रिपेयर करती है माइक्रो टू मैक्रो रोल। फिर हमारे पास मार्क्सिस्ट आते हैं। मार्क्सिस्ट क्या है, जर्ट्सकी, अल्थुजर, एंजल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। हम इनको एंड बॉर्जियो, ये सारे कोर मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले जर्ट्सकी की बात कर लेते हैं। जर्ट्सकी ने प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली की बात की थी। प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसको किसी और चीज की फिक्र ही नहीं होती, बस अपने बच्चों में फोकस कर रही होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर। फिर दूसरी, जर्ट्सकी ने कहा था कि फैमिली का टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर, सही है। फिर हमारे पास अल्थुजर आते हैं। अल्थुजर ने फैमिली को एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस का नाम दिया है, सही है। एंजल्स की थ्योरी में मैं आपको आगे रेफर कराऊंगा थोड़ा सा आगे जाके, एक दो लिंक चीजों के साथ लिंक करके। फिर बॉर्जियो ने कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल की बात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसने कहा था कि अपर क्लास अपने बच्चों को कैपिटल क्या कहते हैं, कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल से यानी कि कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फेमिनिस्ट आ जाते हैं। फेमिनिस्ट में हमारे पास इक्वल पे एक्ट को सपोर्ट करते हैं, लिबरल फेमिनिस्ट, सही है। डनकॉम मर्जन की थ्योरी आ जाती है ट्रिपल शिफ्ट वाली, सही है। फिर हमारे पास ब्रोजल की थ्योरी आ जाती है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की, यानी कि फीमेल कंसिडर एज रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने कहा था, ठीक है, कि जब जब वर्क प्लेस पे जरूरत पड़ती है तो आप इनको यूज कर रहे होते हो, ठीक है। फिर फायरस्टोन ने बायोलॉजी की बात की थी, नेचुरल जो डिफरेंसेस हैं, जो कल्चर रिप्रोडक्शन का रोल है, जो रिप्रोडक्शन का रोल है, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। फ्रीडन एंड मिले ने इनमें लेस्बियन रिलेशनशिप को सपोर्ट किया था। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आप लोगों को कि हाउ दीज आर द रेडिकल फेमिनिस्ट, जो कि आपके बायोलॉजिकल रोल ऑफ रिप्रोडक्शन को अपोज करते हैं और लेस्बियन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बेसिक और रिड्यूसिबल फंक्शंस आ गए। फिर थीसिस पार्सन एंड गोडे का मेंशन हो गया। कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस किसके ने दिए थे, हमें कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस दिए थे हमारे फ्लेचर ने, ठीक है। इसके अलावा हॉर्विट्ज ने माइक्रो टू मैक्रो रोल की बात की थी कि रोल लर्निंग वगैरह फैमिली कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, सही है। फंक्शनल्स की थ्योरी की सबसे बड़ी इवैल्यूएशन क्या है कि ये आउट ऑफ द डेट थ्योरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल थ्योरी है जिसका आज की दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, इसका जो एक कॉमन जो इवैल्यूएशन पॉइंट है वो है a very deterministic theory is there are so many functions जिसको फैमिली सपोर्ट फंक्शन सपोर्ट करते हैं, मगर आज की दुनिया में वो फैमिली की फंक्शन सपोर्ट नहीं करती हैं, वो सारे फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। इसके अलावा इग्नोर्स द कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में मौजूद जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको इग्नोर कर रहा है कौन, फेमिनिस्ट फंक्शनिस्ट थ्योरी। फंक्शनिस्ट थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी वगैरह जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर जो है आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एलिमेंट के थ्रू आप एक्सप्लेन करते हो कि हाउ द फैमिली सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म। आइडियोलॉजिकल में अल्थुजर आ जाएगा, इकोनॉमिकल में आ जाएगा जर्ट्सकी आ जाएगा, पॉलिटिकल में भी जर्ट्सकी आ जाएगा, ठीक है। बोर्जियो वगैरह न्यू फंक्शनिस्ट वगैरह में आ जाता है, न्यू मार्क्सिस्ट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अल्थुजर में आईएसए आ गया, जर्ट्सकी में एडवर्टाइजर वाली बात आ गई, ठीक है। टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर वाली बात लिंक हो जाती है। बोर्जियो कल्चरल कैपिटल की थ्योरी लिंक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फेमिनिस्ट में लिबरल, मार्क्सिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट आ जाते हैं, जिनको हम कोर डिस्कस कर रहे होते हैं अपने इस आंसर के अंदर, ठीक है। फ्रीडन एंड मिलेट रेडिकल फेमिनिस्ट की एग्जांपल है, फायरस्टोन भी रेडिकल है, ठीक है। ब्रोचेल जो है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है,
डनकॉम एंड मर्जन जो है ट्रिपल शिफ्ट की बात करते हैं, ये भी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं। इक्वल पे एक्ट को आपके लिबरल फेमिनिस्ट सपोर्ट करते हैं। मैंने एल, एम और रेडिकल लिखा है, ठीक है जी। ये यहाँ अगर आपने ये याद कर लिया तो 4, 8, 6 मार्क का क्वेश्चन, 10 और 6 का मार्क का भी क्वेश्चन और 26 मार्क का क्वेश्चन कवर होता है। ये 3.1 में हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे थ्योरीज मैंने मेंशन कर दिए, इनको रट लेना, इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो क्या कहते हैं, आउट ऑफ द डेट थ्योरी होने की बात, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी की बात जो है ना, वो तमाम बातें मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी के लिए भी इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। फिर अब डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अब डाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास न्यू राइट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली डाइवर्सिटी की बात होती है सबसे पहले। तो हम जब बात इस चीज की करते हैं तो न्यू राइट मॉर्गन आ जाता है जो कोहैबिटेशन के अगेंस्ट है। हॉर्विट्ज ट्रेडिशनल फैमिली को सपोर्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हमारे पास इल्किंस और स्टेसी की मेजर थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा किस चीज का पार्ट है, ये हमारा न्यू राइट वाली थ्योरी मैंने बात कर ली कि जो कोर थ्योरिस्ट हैं जो कि ट्रेडिशनल फैमिली की बात करेंगे और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बात होती है कि भाई जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस चेंजिंग ऑफ पैटर्न्स ऑफ मैरिज, कोहैबिटेशन एंड डाइवोर्स, इसमें 4, 8, 6 मार्क का सवाल आ सकता है और 26 मार्क का थीसिस या एंटायर थीसिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट फैमिली हाउस होल्ड उसमें इसमें ज्यादातर 4, 8, 6 मार्क का आ सकता है और कोई एक एलिमेंट ज्यादातर यूज होता है। फैमिली डाइवर्सिटी 10+6 और 26 में आ सकता है, ये मैंने आप लोगों को पहले समझाया है, ठीक है। न्यू राइट ये भी 10+6 और 26 में आ सकता है। स्टेट एंड सोशल पॉलिसी इन्फ्लुएंस ऑन द फैमिली, ये 8, 6, 10 और 6 और 26 में आ सकता है। स्टेट की पॉलिसीज के हवाले से जो एलिमेंट होता है, ठीक है। जिसमें आप ईशनर को डाल दोगे, ठीक है, आप ईशनर को भी डाल सकते हो न्यू राइट के अंदर, ठीक है। स्टेट पॉलिसीज के अंदर ईशनर ने कहा था सपोर्टिव स्टेट मॉडल की बात की थी, सपोर्टिव स्टेट मॉडल, यानी कि स्टेट जो होती है वो फैमिलीज को सपोर्ट कर रही होती है। एंड यही न्यू राइट भी कहते हैं कि इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल फॉर द सिंगल पेरेंट फैमिली टू सस्टेन विदाउट द स्टेट सपोर्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से आर्गुमेंट्स हमारे पास बिल्ड हो जाते हैं। तो जब आप पोस्ट मॉडर्निटी या डाइवर्सिटी की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आपने क्या करना होता है बेटा, आपने क्या कहते हैं चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज की बात करनी है, कोहैबिटेशन की बात करनी है, सिंगलहुड की बात करनी है, राइज ऑफ डाइवोर्स की बात करनी है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों से जाके डाइवर्सिटी डेवलप होती हुई नजर आती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास जो ट्रेडिशनल वर्सेस पोस्ट मॉडर्निस्ट फैमिली की बात आती है, ठीक है। यानी कि डिक्लाइन ऑफ मैरिज है, राइज ऑफ कोहैबिटेशन है। न्यू राइट कहेंगे फैमिली पोस्ट मॉडर्निस्ट डाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे, न्यू राइट न्यूक्लियर फैमिली को। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाए। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ईश ने मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे न्यू राइट में ईशनर की थ्योरी आ जाती है जो सपोर्टिव स्टेट मॉडल की बात करती है, द स्टेट यूज्ड टू सपोर्ट द न्यूक्लियर फैमिली। इल्किंस ने कहा था, इल्किंस ने पोस्ट मॉडर्न फैमिली की बात की थी, ठीक है। स्टेसी ने कहा था एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली, एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जब अगर आप न्यू राइट को इवेलुएट करोगे तो आप बोलोगे दे इग्नोर्स द डाइवर्सिटी। न्यू राइट कहेंगे न्यू राइट यूज्ड टू इग्नोर्स द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइपिकल एलिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ये कहोगे, ठीक है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म को जब आप एवेलुएट करोगे आप बोलोगे एवरी फैमिली इन दिस वर्ल्ड, एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड क्या कहते हैं मे लिंक विद सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, सही है। यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान कहीं ना किसी लेवल के ऊपर ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी रोल हो सकता है उसमें, लिमिटेड हो सकता है बट ये हो सकता है, लिमिटेड रोल हो सकता है लेकिन उसका रोल आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि यू कैन नॉट इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कल्चरल में एथनिक एलिमेंट्स वगैरह को भी आप डिस्कस कर सकते हैं जिसके अंदर कल्चर देखें। जब आप डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आप सोशल क्लास डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी और एथनिक डाइवर्सिटी, तमाम डाइवर्सिटीज को लिंक कर रहे होंगे अपने पास, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जेंडर इक्वालिटी वगैरह एलिमेंट है, डिफरेंट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, इक्वालिटी वगैरह की बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगल रूल्स की बात आती है, ठीक है, जिसमें हाउस वर्क वगैरह की बात आती है। देखिए इसके अंदर आपने एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक तरह से फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, आपने इन दोनों से
compete करना है, ठीक है। एज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एज के एलिमेंट्स में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड है, ठीक है। और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड कहते क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज किसे कहते हैं, मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब देखो जहां कहीं पे भी हमें सोशल कंस्ट्रक्शन की बात आती है ना, तो हम ये बात कहते हैं आइडियाज रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स। हम ये बात कहते हैं कि आइडियाज रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि आइडियाज रिलेटेड टू एज जो होंगे वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। अब होता क्या है, इनमें कांस्टेंट चेंज होता है, किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे, यानी कि टाइम टू टाइम बेसिस पे, ठीक है। और क्रॉस कल्चरल बेसिस पे, इसका मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी बेसिस पे, ठीक है। यानी क्या, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास डिफरेंट एज कोहर्ट्स होते हैं। अब अगर हम एज कोहर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एज कोहर्ट्स कौन कौन से हैं, सही है। अगर मैं एज कोहर्ट्स यानी कि एज ग्रुप्स की बात करता हूं तो मेरे पास एज आ जाता है सबसे पहले चाइल्डहुड, फिर आ जाता है यूथ, फिर आ जाता है एडल्टहुड, एंड देन आ जाता है एल्डरली, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है चाइल्डहुड के हवाले से, ये बात ध्यान से रखिए, सही है। अब इसका मतलब है आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड में कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब एक सोसाइटी होगी, प्री मॉडर्न सोसाइटी होगी, फिर मॉडर्न सोसाइटी हुई, और फिर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हुई। इन तीनों सोसाइटीज के अंदर एज रिलेटेड आइडियाज कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। अब देखें, जैसे कि कहा यह जाता था कि प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि उनको हम नॉन अडल्ट कंसिडर करते थे प्री मॉडर्न सोसाइटीज, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर जब क्रिश्चियन चर्च ने इनको कंसिडर किया एज अ फ्रेजाइल क्रीचर ऑफ गॉड, बच्चों को कंसिडर किया गया एज अ फ्रेजाइल क्रीचर ऑफ गॉड के नाम से, तो मॉडर्निज्म ने दरअसल चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट दिया सोसाइटी, समझ आई बात, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आई, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में बच्चे मनुष्य हो गए। अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में कहते हैं चाइल्डहुड इज डिसअपेयरिंग, क्योंकि बच्चे वैसे बहुत सारे कांड कर रहे हैं जो कि बड़े करते थे खाली। भाई लेट्स सपोज क्रिमिनल रेट है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जिसको हम कह रहे होते हैं, जो उनके ऊपर फिर केसेस वगैरह चलते हैं, ठीक है, जुवेनाइल लॉ वगैरह होता है। तो इन बच्चों को एक्चुअली पर्टिकुलरली स्पेशल स्टेटस मिला मॉडर्निटी के दौर में, इन बच्चों को स्पेशल स्टेटस मिलता है मॉडर्निटी के दौर में, और पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर इनकी जो चाइल्डहुड के फीचर्स थे वो डिसअपेयर होना शुरू, चाइल्डहुड के फीचर्स क्या होना शुरू हो गए, डिसअपेयर, आहिस्ता आहिस्ता। अब यानी कि चाइल्डहुड इज डिसअपेयरिंग कहा जाता है कि चाइल्डहुड के जो बहुत सारे फीचर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो रहे हैं, बच्चे बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो पहले दुनिया में इन्वॉल्व नहीं, सही है। अब क्या हुआ, प्री मॉडर्निटी में नॉन एडल्ट का कॉन्सेप्ट था, मॉडर्निटी के अंदर एडल्टहुड का ये क्या कहते हैं चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हमने कहा द चाइल्डहुड इज डिसअपेयरिंग। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड की बात होती है कि आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड वर नॉट फिक्स्ड, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। अब क्रॉस कल्चरल चेंज में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सोशल क्लास जेंडर एथनिसिटी एज फॉलोज अफेक्टिंग द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड एंड द फैमिली, यानी कि सोशल क्लास जेंडर और एथनिसिटी आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसको हम कहेंगे क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस। क्या कहेंगे, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि आपके क्लास के हवाले से की वजह से क्लास कल्चर चेंज हो जाएगा, एथनिसिटी की वजह से कल्चर चेंज हो जाएगा, सही है, जेंडर की वजह से आपका कल्चर चेंज हो जाएगा, कि दिस आर द क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस के चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस क्रॉस कल्चरली वेरी कर सकता है, चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस क्रॉस कल्चरली वेरी कर सकता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड का आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड वर नॉट फिक्स्ड, सही है, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिस्टोरिकली एंड क्रॉस कल्चर, हिस्टोरिकल वक्त के साथ साथ और सोसाइटी टू सोसाइटी ये आइडियाज चेंज होते रहे। अब अगर आप इसके अंदर चाइल्डहुड से हटा के एल्डरली डाल दें तो सही है, तो एल्डरली का भी पोजीशन और रोल्स है वो चेंज होता रहेगा। प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एल्डरली जो थे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग कंसिडर किए जाते थे, सही है, दे वर द ट्राइबल लीडर्स, बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी उनकी। जब मॉडर्निटी आई तो पता चला भाई दे आर नॉट एज मच इफेक्टिव एज दे शुड बी इकोनॉमिकली, यानी कि जो एल्डरली हैं वो इकोनॉमिकली इतने इफेक्टिव नहीं है। जब इकोनॉमिकली इफेक्टिव नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी उनको इज्जत नहीं देगी, सही है, तो सोसाइटी में वो काफी हद तक इनइफेक्टिव हो गए, सही है। फिर अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ एल्डरली के बाद, जो क्या कहते हैं मॉडर्निटी के बाद, तो जब फिर पोस्ट मॉडर्न एरा आता है तो पोस्ट मॉडर्न एरा में कहानियां थोड़ी सी चेंज होती है। पोस्ट मॉडर्न एरा में कहानी किस तरह से चेंज होती है बेटा? पोस्ट मॉडर्न एरा में कहानी इस तरह से चेंज होती है कि देयर आर न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में एल्डरली के न्यू रोल्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। जब एल्डरली के न्यू रोल्स बिल्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का जो डायमेंशन है, पूरी दुनिया का जो सोचने का जाविया है वो काफी हद तक चेंज हो जाए, सही है। बिकॉज पूरी दुनिया जो है एक्चुअल के अंदर न्यू रोल ऑफ एडल्टी का मतलब क्या है? बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग आउटसाइड आउटसाइड द होम, दे नीड समवन टू हु कैन सपोर्ट देम, सही है। यानी कि उनको सिंपल सी बात है, कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनको सपोर्ट करे टू वर्क, क्या कहते हैं किसके लिए? बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चों की सपोर्ट के लिए, ठीक है, बच्चों की सपोर्ट के लिए हेल्प आउट करें उनको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो ये चीज डेवलप होती है, ये चीज डेवलप होती ही इसी वजह से है कि आपकी सोसाइटी के अंदर, जब तक आपकी सोसाइटी के अंदर न्यू रूल्स ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट हो रहे हैं, आज के दौर के अंदर भाई देयर आर सो मेनी सोसाइटीज जिसके अंदर वो है क्या नाम है, देयर आर सो मेनी सोसाइटीज जहां पर वो हो चुका है, देयर इज नो पर्टिकुलर एज फॉर द रिटायरमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर एज फॉर द रिटायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। जब पर्टिकुलर एज ऑफ द रिटायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पीपल कैन वर्क एज मच एज दे कैन, ठीक है, वो जितना काम करना चाहें, जितना जिंदगी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब वो कंटिन्यूस काम कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियाज रिलेटेड टू एज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सही है, यानी कि जो स्टीरियोटाइपिकल कॉन्सेप्ट है एज के हवाले से वो कॉन्स्टेंटली खत्म हो रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब जरा सा इस चीज को आगे लेके चलते हैं। अब जरा सा ये पेपर ए का पैटर्न है, इसमें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, आप चाहें तो एक मतलब इसको पढ़ सकते हैं। सेम पेपर पैटर्न इसका पेपर वन सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब इस मैटर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल, अभी इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कुछ चीजों को पेपर टू के पास्ट पेपर्स के हवाले से, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा, सही, ये आपके सामने पास्ट पेपर है, सही है, ठीक है।
अब जरा एक नजर इस क्वेश्चन को देखिएगा। डिस्क्राइब टू वेज द ग्रैंड पेरेंट्स में प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर द फैमिली। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स में प्रोवाइड द, अच्छा बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूँ। बहुत ही सिंपल सी, ग्रैंड पेरेंट्स में प्रोवाइड बेनिफिट फॉर द फैमिली, चाहिए। इसके अंदर आप क्या कहते हो, आप बोलते हो भाई चाइल्ड केयर का एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, इसमें आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं फैमिली, चाइल्ड केयर, इकोनॉमिक सपोर्ट। भाई उनके पास अब पेंशन आती है तो बहुत सारी कंडीशंस के अंदर वो अपने बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस तरह से बिल्ड हो गया। एक्सप्लेन टू वेज अ गर्ल्स एक्सपीरियंस फैमिली लाइफ डिफरेंटली टू बॉयज अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, गर्ल्स जो होती हैं वो डिफरेंट, एक से मैं पहले इसको लिख दूं ताकि मैं इसको खराब ना करूँ ना चीज़ों। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ही लिखूंगा। अच्छा अब देखो, गर्ल्स एक्सपीरियंस द फैमिली लाइफ डिफरेंटली टू बॉयज अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट। इसमें क्या होगा, पहली चीज जेंडर्ड सोशलाइजेशन, सही है कि भाई मेल यूज टू परफॉर्म। अच्छा इसमें आप उसकी बात भी डाल सकते हो, पार्सन्स की बात भी डाल सकते हो, सही है। द मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, द मेल शुड परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल एक्सप्रेसिव रोल वाली जो बात है वो आप इस चीज को आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड जिसमें हमने कभी क्रॉस कल्चरल एलिमेंट की बात की, जिसमें आप इमिटेशन मैनिपुलेशन की बात करोगे, कैनलाइजेशन की बात करोगे। कैनलाइजेशन का मतलब होता है एनकरेजमेंट टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डिस्करेजमेंट, सही है। वो जेंडर सोशलाइजेशन से लिंक होगी बात, लेकिन थोड़ा सा आप उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन टू स्ट्रेंथ ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट व्यूज ऑफ द फैमिली। रेडिकल फेमिनिस्ट में कौन सा फायरस्टोन आ जाता है, सही है। अब रेडिकल फेमिनिस्ट व्यूज के मतलब क्या है, स्ट्रेंथ की बात करता हूं, आप इसको रीफ्रेज करना पड़ेगा, सही है। इससे स्ट्रेंथ क्या है कि भाई दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग आइडियाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, सही है। कि भाई उन्होंने बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी की को अपोज करने की बात की, ठीक है। एंड दे सपोर्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ द वुमेन। ठीक है, अब इसको स्ट्रेंथ की तरह बताना है कि भाई ये जैसे फ्रीडन का आर्गुमेंट है हो गया, फायरस्टोन का आर्गुमेंट हो गया, भाई जिसने लेस्बियन रिलेशनशिप की बात की है, और किसकी बात की है आपके, लेस्बियन रिलेशनशिप के बाद जो दूसरी एलिमेंट बात आती है उन्होंने उसकी बात की है, बायोलॉजिकल रोल को, यानी कि विमेन मेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की बात, यानी कि इंडिपेंडेंट रोल ऑफ वुमेन की बात की है। ये बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन रोल ऑफ द फैमिली टू सर्व द नीड्स ऑफ द कैपिटलिज्म, सही है। इसमें क्या आ जाएगा, मार्क्सिज्म आ जाएगा, एंटाइज्म में फंक्शनलिज्म डाल दोगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, असल चीज आती है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 के ऊपर। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि बेटा देखो, या तो सवाल आएगा 26 मार्क पर्सपेक्टिव सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। अब जरा देखो, evaluate the view that the conjugal roles are equally shared between men and women today, ठीक है। अब conjugal roles are equally, अब देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। यंग एंड विल्मो वाली जो थ्योरी मैंने आप लोगों को पूरी करवाई थी, सही है, कि मेंस एंड वुमेन्स आर परफॉर्मिंग सिमेट्रिकल रोल, पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, रीजनिंग दी हुई है उसकी, ठीक है। और उसका डेल्फी के साथ एवेल्युएशन भी दिया हुआ है, पार्सन्स यंग। लेकिन पार्सन्स इसके अंदर क्या आएगा, एंटाइथीसिस में आएगा। पार्सन एंटाइथीसिस में क्यों आएगा, उसमें बोलेगा कि मेल यूज्ड टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल, तो वो उसको डिफरेंशिएट करेगा, राइट। ठीक है, यानी कि अगेंस्ट करें। इक्वल शेयरिंग के अंदर क्या आएगा, सिमेट्रिकल फैमिली की वर्सेस असिमेट्रिकल फैमिली की बात करेंगे। सिमेट्रिकल फैमिली कौन सी होती है, जिसमें दोनों लोग सिमिलर रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये 3.3 का पार्ट जो नोट्स वाला पार्ट है, जिसमें न्यू राइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करेंगे वहां से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा evaluate the view that nuclear family continues to dominate family structure, ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, मॉडॉक का सर्वे, फिर थीसिस, हॉर्विट्ज वगैरह थीसिस में आ गया। अगेंस्ट में आप डाइवर्सिटी डाल दोगे, अगेंस्ट में आप एल्किन्स स्टेसी को डाल दो, ठीक है। फेवर में न्यू राइट को डाल दो, सही है। ये मैंने सारे आर्गुमेंट्स पीछे से एक्सप्लेन करते हुए आया हूँ। मॉडॉक एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर थीसिस भी एक्सप्लेन किया हुआ है, हॉर्विट्ज भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब न्यू राइट और फंक्शनलिज्म भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यू राइट के अंदर आप बोलोगे भाई मॉर्गन के आइडियाज अगेंस्ट द कोहैबिटेशन, डाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करते वो लोग, ठीक है। और इल्किंस और स्टेसी ने सपोर्ट किया था किस चीज को बेटा, इल्किंस और स्टेसी ने आपकी डाइवर्सिटी के आइडियाज को सपोर्ट किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं कि डिस्क्राइब टू वेज, आप मैंने इसी का पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब देखो मेरी बात सुनो, इंडिकेटिव कंटेंट में क्या आ सकता है, ये जो मैंने अभी आपसे कौन सा डिस्कस किया था सवाल,
कि भाई जो अभी ग्रैंड पेरेंट्स वाला कॉन्सेप्ट, अभी अब लेट्स से आपने ग्रैंड पेरेंट्स प्रिपेयर करना है, एलडरली प्रिपेयर करना है, सवाल को याद कर लो, हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स प्रिपेयर, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोवाइड द फ्री चाइल्ड केयर फॉर डुअल वर्किंग पेरेंट्स, ठीक है। इनरिच सोशलाइजेशन फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, टीचिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कल्चर की बात आ सकती है आप, ठीक है। टेक इन पेरेंटिंग रोल टू एब्सेंट पेरेंट्स लाइक चाइना's लेफ्ट बिहाइंड चिल्ड्रन, ठीक है। पेरेंटिंग यानी कि बच्चों को जो छोड़ के चले जाते हैं बच्चे मम्मा पापा काम करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे हेल्प आउट करते हैं इस चीज को, ठीक है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट प्ले अ की रोल इन लिसनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या कहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन more able to share problem with them, their the parents act in emotional support, because आज की दुनिया में in some roles the grandparents are supporting more, या new roles of grandparents elderly, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो सवाल है वो है न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली के हवाले से। act as a bridge to the past, imparting history, culture and knowledge to the grandchildren, act as a wise source of knowledge, passing down skills to the grandchildren। समझ में आ गई बात? इसको याद कर लो, अगर ये बहुत सारे आर्गुमेंट्स याद होंगे तो 8 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है, सही है। ये 4 + 6 + 8 इन तीनों में सवाल ही आ सकता है, ठीक है। न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, explain two roles the girls experience family life differently to boys according to feminists, ठीक है। अब देखो इससे कौन कौन से पर्सपेक्टिव प्रिपेयर हो जाएंगे, तुम्हें फेमिनिस्ट आइडियाज को कवर अप करना है, ठीक है, वो तुम्हारा इसमें से कवर अप आराम से हो जाएगा। गर्ल्स एक्सपीरियंस स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर द बॉयज ओवर द फ्रीडम देन गर्ल्स, फ्रीडम की बात आ गई, ठीक है। एक्सपीरियंस डिफरेंट सोशलाइजेशन बेस्ड ऑन जेंडर नॉर्म्स, फेमिनिटी जेंडर एक्सप्रेशन, ओकले ने कहा था, सही है। एंड फाइन लैंग्वेज यूज्ड टुवर्ड्स देम, बॉयज गिवन देम, जेंडर सोशलाइजेशन की बात, सही है, जिसको मैंने अभी कहा था gendered socialization. Girls are more at risk of sexual violence and abuse than boys. Poor families tend to invest fewer resources to activity for girls. McHale की study है. Girls are socialized into the expressive role, boys instrumental. ये आ गया पार्सन्स की थ्योरी, सही है। तो इस तरह से ये आइडिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है पार्सन्स की थ्योरी के अंदर, बिकॉज यहाँ पे इसमें फेमिनिस्ट लिखा हुआ, तो पार्सन्स फेमिनिस्ट नहीं था। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर वाला पॉइंट आ सकता है, लेकिन इसके अंदर हाँ सही आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए इसने ओकले मैक्रो, लेकिन पार्सन्स वाला पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा, एक्सपीरियंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स के हवाले से, सही है। सोशलाइजेशन, देखो पार्सन्स का ये जो आर्गुमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, ये कई जगहों पे यूज, आप नाम ना डालो पार्सन्स का, लेकिन थ्योरी डाल सकते हो, सही है। अच्छा जी, AO1 AO2 के हवाले से डेवलप हुआ है ये सवाल, ठीक है। पार्सन्स की थ्योरी थी, जैसा क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट आ गया, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट और रिलेट का आर्गुमेंट, इस तरह से मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, एक्सप्लेन टू स्ट्रेंथ ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट व्यूज ऑफ द फैमिली, ही हैज रेज्ड अवेयरनेस ऑफ इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये याद कर लो। हाईलाइट द इनइक्वालिटीज ऑफ पावर that take place within the family due to the patriarchy. Patriarchy recognized as a problem, has challenged the traditional views of gender, has highlighted some of the important features of female oppression, recognizes that changes laws and policies is not enough, that underlying patriarchal ideology needs eradicating, यानी कि बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज को अपोज किया जो कि बहुत स्टीरियोटाइपिकल आइडियोलॉजीज को अपोज किया, ठीक है। कई मरतबा जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो लिबरल फेमिनिस्ट को अपोज भी करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो बहुत इजी गोइंग है, ठीक है। वो और कई जगह पे ये लोग अगर रेडिकल फेमिनिस्ट की अपोजिशन की बात आ जाए, तो रेडिकल फेमिनिस्ट की अपोजिशन में आप ये बात डालोगे कि रेडिकल फेमिनिस्ट का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि बहुत रेडिकल व्यूज रखते हैं ये अपने पास, सही है, बहुत। तो इस वजह से ये कभी कभी स्टेट को भी सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि फैमिली एंड स्टेट के अंदर हम कहते हैं ना कि जो आपके लिबरल फेमिनिस्ट होते हैं वो स्टेट को एज अ प्रोटेक्टिव एजेंसी काउंट करते हैं, वो स्टेट को एज अ प्रोटेक्टिव एजेंसी काउंट करते हैं, ठीक है। और जो लिबरल फेमिनिस्ट इसको एज अ प्रोटेक्टिव एजेंसी काउंट करते हैं, जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट होते हैं बोलते हैं स्टेट एंड फैमिली बोथ आर सपोर्टिंग द पेट्रियार्क, सही है। इस तरह से चीज डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब देखो, द मेन रोल ऑफ द फैमिली टू सर्व द नीड्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये आप लोगों को पता है। इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट आएंगे, अल्थुजर आ जाएगा, इसके अंदर आपका अल्लाह भला करे वो आ जाएगा, जर्ट्सकी आ जाएगा, बॉर्जियो वगैरह आ जाएगा। द आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, units of consumption, wife as a safety valve, absorbs the stress and frustration of breadwinner to ensure that return to work does not rise up against the employer, ये मार्क्सिस्ट की थ्योरी है।
Monogamous marriage ensures the ownership of means of production is passed to the rightful male heirs. यानी कि जो इसमें क्या होता है, मोनोगमस मैरिज का मतलब ये कि जो आपका इनहेरिटेंस का सिस्टम है वो पेट्रियार्कल वे में चलता रहे, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर फोर्स हो गया, पेइंग टैक्सेस फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर फिट एंड हेल्दी ट्रेन्ड वर्कफोर्स। तो यानी कि एजुकेशन जो है, कैपिटल फैमिली जो है वो कैपिटलिज्म को इस तरह से प्रमोट कर रही है, सही है। फिर आप बोलोगे फैमिली इज नो लॉन्गर सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म, फैमिली फंक्शन प्री रिक्विजिट फंक्शंस के आर्गुमेंट आ गए। पोस्ट मॉडर्निज्म इंडिविजुअल नीड्स की बात हो गई, फैमिली सर्व्स द नीड्स ऑफ पेट्रियार्की, आप इसकी बात कर सकते हो। इकोनॉमिकली इस आइडिया को अपोज कर लो कि दिस आइडिया इज इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक। फैमिली में एक्टिवली अपोज कैपिटलिज्म, ग्रोथ ऑफ डिसफंक्शनल वेलफेयर डिपेंडेंट फैमिली इज नॉट सर्विंग कैपिटलिज्म, जैसे न्यू राइट ने कहा था। न्यू राइट ने क्या कहा था कि जो न्यू राइट बाय द न्यू राइट अपोज द सिंगल पेरेंट फैमिली, मुझे लगता है कि डिपेंडेंट फैमिली, न्यू राइट को लगता है these families are dependent families, that's why which is a burden on the economy। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, ये इक्वालिटी वाला सवाल है, थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया। ये इक्वालिटी वाला सवाल है, इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाला सवाल था ना ये वाला। Evaluate the conjugal roles are equally shared between men and women today। समझ में आई बात, सही है। अब इसका इंडिकेटिव कंटेंट जरा समझते हैं। एविडेंस ऑफ मोर इक्वल शेयरिंग हाउस चाइल्ड केयर वर्क इन फैमिली ग्रोथ इन सिमेट्रिकल फैमिली। अब ये कौन है, यंग एंड विल्मो है। चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ वुमेन हैड लेड टू द ग्रेटर इक्वालिटी मार्च ऑफ प्रोग्रेस व्यू, सही है। यानी कि आज की दुनिया के अंदर क्या है कि वुमेन जो है ज्यादा इक्वालिटी गेन कर रही है। इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ वर्क, सही है। अब देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ वर्क में आप बात करोगे राइज ऑफ सर्विस सेक्टर की। आज की दुनिया में सर्विस सेक्टर जो है वो राइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में बेहतर चीजें, women are working well। Changes in masculinity in men now more active in taking housework, child care, ठीक है। Segregated gender role does not necessarily mean unequal roles, यानी कि different roles भी हो सकते हैं, ये difference feminist का भी सही है। Decline in traditional patriarchal families has led to the more equality in conjugal roles, ठीक है। दूसरी तरफ आप बोलोगे सारे फेमिनिस्ट व्यूज को डाल दो, जिसके अंदर आप बोलोगे कि women taking greater burden at home। रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करेगा, सही है। क्या कहते हैं, फंक्शनलिज्म जेंडर रोल्स आर बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, जिसमें पार्सन्स की बात आ जाएगी, ठीक है। वुमेन अनकॉन्शियसली व्यू हाउसवर्क एज अ नॉर्म टू बी डन अनथिंकली, यानी कि वो ये तमाम व्यूज को आप, इन तमाम व्यूज को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। द न्यूक्लियर फैमिली कंटिन्यूज, वही सारी बात यार समझ, अभी जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियर फैमिली जो है सपोर्ट करती है या अपोज करती है। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक एक चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो मैंने मार्किंग क्राइटेरिया वगैरह मेंशन किया है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो रुक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा देखिएगा, मैं आपको इससे पहले मैं कोई चीज कराना चाहूंगा। मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपसे चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैं आपको चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट के हवाले से डिस्कस कर, देखो बेटा मार्क्सिस्ट और फंक्शनिस्ट का तो मैंने आप लोगों को व्यूज बता दिए, लिमिटेशंस बता दी, ठीक है। अब उसके अंदर अलावा जो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन हमारे पास आती है रेडिकल फेमिनिस्ट के हवाले से, तो लिबरल को रेडिकल अपोज करेंगे, रेडिकल को लिबरल करेंगे, सही है। सही है, लिबरल अलावा लिबरल को डिफरेंस फेमिनिस्ट भी अपोज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब मैंने आपसे एक सवाल डिस्कस किया था, चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि चाइल्डहुड जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, चाइल्डहुड सोशल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब क्या होता है, मॉडर्न वेस्टर्न व्यू ऑफ द चाइल्डहुड आर्ग्यूज दैट चाइल्डहुड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, दैट इज समथिंग क्रिएटेड सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट व्हाट चाइल्डहुड मींस चेंजेस ओवर टाइम, प्लेसेस एंड कल्चर, सही है। यानी कि चाइल्डहुड जो होगा हिस्टोरिकली और क्रॉस कल्चरली चेंज होता चला जाएगा। आपको चाइल्डहुड प्रिपेयर करना है, मेरे दो सवाल हैं मेरे नोट्स पे दिए, चाइल्डहुड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट और चाइल्डहुड डिसअपियरिंग, ये दो प्रिपेयर कर लें, आपका चाइल्डहुड पूरा प्रिपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। Children in most cultures are seen as physically and emotionally vulnerable, not yet ready to organize their own lives. This means that during this time, adults are expected to nurture and socialize the children before they are ready to adult society and responsibility. Jane Pitcher argues that what defines childhood is separateness. What that is, children are seen as separate members of society to adults, and childhood is a distinct stage in our life. यानी कि childhood जो होता है वो एक लाइफ का एक डिफरेंट स्टेज होता है, ये वो स्टेज नहीं होता
जो दूसरी जिंदगी में इंसान को लग रहा होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर यानी कि एक स्पेशल स्टेटस एग्जिस्ट करता है इनके पास। क्या करता है? एक स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है? एक आइडिया थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। This can be seen in our legal system, which has different laws for the children. Dress sense and even products aimed at children are different to those aimed at adults. Childhood is seen as golden age of happiness and innocence. So children are seen as vulnerable and in need for the protection from the dangers of the real world. So childhood is oriented towards the family and education and excluded from the responsibilities of paid work. Okay. Wag argues that childhood is socially constructed. What members of society, cultures, time say it is. There is no universal childhood experience by all. यानी कि हर सोसाइटी में आप क्लास की बेसिस के ऊपर, आपके जेंडर की बेसिस के ऊपर, आपकी एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है। सही है? Wag argued that childhood is socially constructed is what members of society, cultures, time say it is. There is no single universal childhood experience by all. So childhood is not natural and is simply a state of biological immaturity. Okay. While all human beings go through biological stages, they do not all have a childhood as different cultures define childhood differently. Bendicate said in non-industrial society, children take responsibility at an early age. Less value is placed on showing obedience to adult authority. यानी कि भाई क्या होगा, पुराने जमाने में डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट थे और आज की दुनिया में एलिमेंट डिफरेंट है। प्री मॉडर्न सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। In Middle Ages, childhood did not exist. Children were not seen as different to adults, at least not after infancy anyway. Children enters wider society almost immediately and begin work from an early age, often in the household. Dress sense begin to reflect age, so children no longer dress as adults. Simple सी बात है, ठीक है। इसके अलावा कंपलसरी स्कूलिंग डेवलप हुई, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड राइट्स के आइडियाज डेवलप हुए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से लो मोर्टेलिटी रेट डेवलप हुआ। ये सारे आर्गुमेंट्स को मैंने एक तरह से पॉइंट्स की तरह से बिल्ड किया है। अब नील पोस्टमैन ने कहा था चाइल्डहुड इज डिसअपीयरिंग एट अ डीजलिंग स्पीड। सही है, इसके ऊपर सवाल भी आ चुका है, इसका मैंने सैंपल आंसर भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा एलिमेंट डेवलप हुआ कि किस तरह से दुनिया में चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड कंस्ट्रक्ट हुआ और रीडेवलप, ठीक है। टॉक्सिक चाइल्डहुड हुआ, इसको आप मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर इनके पास नोट्स है तो नोट्स से आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसके अलावा चाइल्डहुड डिसअपीयरिंग वाला सैंपल आंसर है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे आपका चाइल्डहुड का टॉपिक आराम से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सही है। ये नील पोस्टमैन का आर्गुमेंट था कि आज की दुनिया में चाइल्डहुड जो है वो डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। चाहे तो उसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही है, ठीक है। तो और इसको नोट से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा, जब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया उसी के साथ पूरी एप्लीकेशन है दैट द चाइल्डहुड इज डिसअपीयरिंग। लेकिन थोड़ा सा आपको इसके पॉइंट्स बना लेंगे तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा, दैट वुड बी गुड, क्योंकि अगर 26 मार्क में नहीं भी आया तो ये कंटेंट आपको 486 में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। इसको छोड़िएगा नहीं चाइल्डहुड वाले सवाल को, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर लिंकेज आता है, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, तो टाइम ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो चाइल्डहुड को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ग्रैंड पेरेंटिंग का समझा के एलएलडी का कॉन्सेप्ट को उसका उसके अंदर क्लियर किया, ठीक है। तो मेरा जो जो 72 आवर्स रिवीजन प्लान वाला एलिमेंट वीडियो है उसको जरूर देख लें, उसको फॉलो करें ताकि आप लोगों की टेस्ट की प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा।